सभी को नमस्कार। मैं मुस्कान शर्मा एसीआई कोचिंग बानसूर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित एसीआई कोचिंग के डायरेक्टर अरविंद राव सर। सर, अभिभावक का एक क्वेश्चन आता है कि 10th के बाद फाउंडेशन ही क्यों करना चाहिए। जी मैडम, थैंक यू। सबसे पहले सभी अभिभावकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि मैडम आपने पूछा है कि 10th के बाद अभिभावकों का सबसे बड़ा एक मन में सवाल रहता है, फाउंडेशन क्यों करवाएं। या फिर इसी को अगर मैं और वाइडर व्यू में देखूं तो एक सामान्य सवाल रहता है कि हम 10th के बाद बच्चे का क्या करवाएं। तो 10th के बाद बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। कक्षा 10 तक बच्चा हर तरह के विषय को पढ़ के देखता है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के विषय भी पढ़ता है, गणित को भी पढ़ता है, विज्ञान को भी पढ़ता है। वो जिसको हम कहते हैं आर्ट्स, तो कला या आर्ट्स के बारे में भी अपना एक सामान्य परिचय करता है हर विषय को लेके। फिर लैंग्वेज को लेके भी उसका एक परिचय हो जाता है। गणित के बारे में भी वो समझता है कि आखिर गणित क्या चीज है। और साइंस जो कि एक टेक्निकल ढंग से सोचने के लिए बच्चे को अग्रसर करती है, लॉजिकली सोचना सिखाती है, वो 10वीं तक थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ के आता है। अब 10th के बाद उसको एक स्पेशलाइजेशन में जाने का अलग अलग मौका मिलता है। वो एक आर्ट साइड में भी जा सकता है अगर वो कला में निपुण है। वो कॉमर्स साइड भी ले सकता है अगर वो कैलकुलेशन और इस चीज में निपुण है, सीए बनना चाहता है। और वो साइंस भी ले सकता है। तो सर्वप्रथम मैं आपके सवाल को और आगे बढ़ा के करता हूं कि आर्ट और कॉमर्स और साइंस में से क्या लेना चाहिए। तो आज ये जो युग है, ये साइंस का युग है। तो आज सबसे पहले बच्चे को साइंस लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि साइंस का जो छात्र है वो कल को किसी आर्ट में या कॉमर्स में जाना चाहे वो आराम से जा सकता है। फिर जो साइंस का छात्र है वो लॉजिकली सोचना सीखता है, चीजों की गहराई में जाना सीखता है, चीजों के देखने का उसका नजरिया बदल जाता है। आज जैसे कॉमर्स है, कॉमर्स किया हुआ छात्र कैलकुलेशन करता है, सीए बनता है। मुझे नहीं लगता कि अगले 10 से 15 साल में इनका काम मैनुअली कुछ बचेगा। इनका 99% जो काम है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही खा जाएगा, जो कॉमर्स किया हुआ छात्र करता है। ऐसे ही आर्ट का जो विद्यार्थी है जिसके अंदर एक प्राकृतिक कला है, सिंगिंग की कला है, डांसिंग की कला है, कोई एक्टिंग की कला है, कोई ड्राइंग की कला है, वो रहेगी। उसकी डिमांड आज से 100 साल पहले भी थी, आगे भी रहेगी। लेकिन और जो एक आर्ट के अंदर जो हम सामान्य पढ़ाई पढ़ते हैं, वो एक विज्ञान का विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते पढ़ते भी पढ़ सकता है। तो उसमें कोई विशेष ऐसी डिमांड नहीं बचने वाली है। अब बात आती है विज्ञान पे, साइंस पे, कि साइंस क्यों ले, ये मैंने बता दिया। अब साइंस में भी आगे बढ़ के बात ये है कि स्कूलिंग की बजाय बच्चे की फाउंडेशन क्यों करवानी चाहिए, उसका क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी के अभिभावकों को बताना चाहता हूं कि फाउंडेशन का मीनिंग क्या है। फाउंडेशन इंग्लिश का शब्द है। हिंदी में किसी चीज का जैसे हम आधार रखते हैं, कोई इमारत खड़ी करनी है तो उसका एक बेस है, धरातल है, उसका आधार है। उसी आधार को अंग्रेजी में हम कह देते हैं फाउंडेशन। तो 11th 12th में फाउंडेशन शब्द का मीनिंग क्या हुआ कि 12th के बाद आप जो अपना करियर बनाओगे। अभी तक आर्ट कॉमर्स और साइंस का विद्यार्थी एक साथ पढ़ रहा था कक्षा 10 तक। अब 10वीं के बाद ये अलग अलग दिशाओं में हो गए सब। अब विज्ञान का जो विद्यार्थी है अब वो अपना एक बेस बनाएगा, क्योंकि अब उसने अपना करियर जो है ना साइंस के अंदर बनाना है। अब उसकी एक पहली क्लास शुरू हुई है, उसलिए इसलिए इसका नाम रखा फाउंडेशन। अब वो बिल्कुल शुरुआत से सीखेगा, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायो क्या है, फिर मैथ का और साइंस का आपस में क्या संबंध है, मैथ में फंडामेंटली चीजें क्यों होती हैं। 10वीं तक तो सिर्फ ये सीखता है a+b का होल स्क्वायर जो है इसके बराबर होता है, क्यों होता है उससे कोई लेना देना नहीं है।
अब जो गणित आता है 11th और 12th में, वो आगे उसके जाके इंजीनियरिंग में भी काम आएगा। उसको बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। मतलब वो अपने मैथमेटिक्स को, अपने गणित को अप्लाई करेगा प्रैक्टिकल लाइफ के साथ। उसके लिए वो आज मैथ अलग तरीके का पढ़ेगा। आज वो डिफरेंशिएशन भी सीखेगा, इंटीग्रेशन भी सीखेगा, लिमिट भी सीखेगा। हर चैप्टर का जो है ना एक अलग अलग फील्ड में यूज होगा। मैथ में भी 10वीं तक शायद इतना ज्यादा नहीं था, कुछ एक दो बातों को छोड़ दे तो बच्चा जैसे ब्याज कैसे निकालते हैं मूलधन पे सीख जाता है, काम आता है जीवन में। कुछ और इसी तरह के दो चार तरह के जो चैप्टर हैं उसके काम आते हैं। लेकिन अब जो मैथ है वो उसके जीवन भर काम आएगा, उसके अपने प्रोफेशनल फील्ड में। तो अब उसकी तैयारी कहाँ होगी? फाउंडेशन में। अब जैसे मैं टू द स्पेसिफिक आपके सवाल पे आऊं कि स्कूलिंग की तुलना में फाउंडेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए यहां मैं सबसे पहले अपने भाव को क्लियर कर दूं। मैं किसी स्कूलिंग सिस्टम पे या किसी स्कूल के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं। हम सब भी स्कूलों के पढ़े हुए हैं और हमारे सनातन में स्कूल का मतलब है विद्या का एक मंदिर। तो मैं उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूं और उसी भाव के साथ मैं अपनी बात को रख रहा हूं। स्कूलिंग सिस्टम में आज क्या है कि उसकी जो आउटपुट है वो देखी जाती है उसके रिजल्ट से। चाहे उसका 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट है, चाहे उसका 12th का बोर्ड का रिजल्ट है, तो उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हम अच्छा रिजल्ट दें। जैसे 9वीं में बच्चा पढ़ रहा है, उसको जल्दी से जल्दी सिलेबस को फिनिश करवाने की रहती है स्कूलिंग में, ताकि 10th का सिलेबस टाइम से शुरू हो जाए, कुछ और 4 महीने पहले शुरू हो जाए। तो उनको बेनिफिट मिलता है कि 10th का बच्चा जो है ना ज्यादा समय तक पढ़ेगा 10th का सिलेबस, और उसकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। सेम एज इट इज 11 12th में भी होता है स्कूल के अंदर। 11th का सिलेबस जल्दी से फिनिश करने की रहती है और फिर जल्दी से जल्दी 12th का शुरू कर दिया जाता है। उससे बच्चे की परसेंटेज बनवानी है, उसके चलते फर्स्ट ऑफ ऑल 11th का जो सिलेबस है वो सफर हुआ, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुआ। फिर 12th में और क्या करते हैं कुछ स्कूल कि हर चैप्टर में 10 से 20 सवाल जो है इंपॉर्टेंट के ऊपर वो टिक लगा देते हैं। गुरुजी अपने अनुभव से बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन इस चैप्टर में ये जरूर करने हैं, ये आएंगे। उससे उस बच्चे की परसेंटेज तो बन जाती है, लेकिन वो जो एक इन डेप्थ जाके उस चैप्टर को पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़ पाता बच्चा। एक तो 11th का उसका बेस कमजोर रह गया, दूसरा 12th उसने जिस लेवल पे जाके पढ़नी चाहिए थी उस लेवल पे जाके वो पढ़ नहीं पाया। तो 11th और 12th दोनों क्लासें उसकी उस लेवल की तैयार नहीं हो पाई कि जो एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आनी चाहिए थी। नंबर उसके बन जाते हैं नो डाउट। अब अगला मेरा सवाल है सभी से, मैं रखता हूं समाज के अंदर एक सवाल, ये जो 12th की परसेंटेज है ये किस काम आती है? इस 12th की परसेंटेज पे इस देश के अंदर कौन सी नौकरी मिल रही है? इस 12th की परसेंटेज के बेस पे इस देश में कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल रहा है? भाई आखिरकार हमको या तो बच्चे को जॉब दिलवानी है या तो फिर बच्चे को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज के लिए भेजना है। इन दोनों में से कोई भी चीज परसेंटेज के बेसिस पे नहीं मिल रही है। जॉब तो नो डाउट कंपटीशन एग्जाम से मिलती ही है। आज किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन चाहिए, आईआईटी और एम्स तो बहुत दूर की बात है, किसी सामान्य जयपुर की यूनिवर्सिटी के अंदर भी एडमिशन चाहिए तो सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। अब उस एग्जाम की तैयारी किसी स्कूलिंग सिस्टम में नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? दो कारण बता दिए मैंने बड़े। एक तो 11th का सिलेबस कंप्रोमाइज, उसको जल्दी से जल्दी करवाने की रहती है। दूसरा 12th जो है इंपॉर्टेंट पे ज्यादा ध्यान रहता है, इन डेप्थ जाके उस पर कम ध्यान रहता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम अगर कोई सीयूईटी का भी एग्जाम होता है तो उसके अंदर 50% 11th का पोर्शन आएगा और 50% 12th का पोर्शन आएगा। तो अब वो उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता। उसके चलते क्या होता है कि 12th क्लास का बच्चा 90%, 95%, 98% नंबर लेकर भी अगले साल ऐसे घूमता है कि मुझे पता ही नहीं कहां जाना है।
मुझे आगे पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में मैं कैसे जा पाऊं। फिर वो जागता है, फिर वो सोचता है कि मैं अब जो है ना तैयारी कर लूं, मैथ है तो नीट की कर लूं, सॉरी क्षमा चाहता हूं, मैथ है तो जेई की कर लूं, बायो है तो नीट की कर लूं। अब उस बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। जो चीज उसको 24 महीने में करनी चाहिए थी, अब उसको वो 8 से 10 महीने में करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मार्च में बच्चा एग्जाम दे के फ्री होगा, अप्रैल में सोचेगा, मई में जाके किसी कोचिंग के साथ वो जुड़ेगा। फिर अगर वो मैथ का है तो जेई का तो एग्जाम ही जनवरी में आ जाता है। तो 7 से 8 महीने में उसको वो सिलेबस करना है जो 24 महीने में करना चाहिए था। बायो का अगर बच्चा है तो भी उसको पूरे 12 महीने नहीं मिलते हैं। तो 8 से 10 महीने में हमको अगर कोई चीज करनी पड़े जो कि 24 महीने में करनी चाहिए थी, तो वो हमसे उस क्वालिटी के साथ तैयार नहीं हो पाएगी। बच्चा प्रेशर में भी रहता है कि मेरी 12th हो गई है, रिश्तेदार भी टोकने लगे कि अब क्या कर रहा है, अब कैसे बैठा है। तो उस प्रेशर के चलते उसके ऊपर और डबल बर्डन बनता है बच्चे के ऊपर। तो ये एक मेजर कारण है कि 12th स्कूलिंग की बजाय फाउंडेशन से करनी चाहिए। यहाँ पे जैसे कुछ और बिंदु हैं। भाई सिलेबस, बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं, बहुत अच्छे लेवल पे जाके पढ़ाते हैं। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं कि जो ये दावा करते हैं कि हम 11th का 11th में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसे पूरी इस स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहा। बहुत अच्छे स्कूल भी हैं, नो डाउट, और ऐसे बहुत संख्या में हैं, नो डाउट। लेकिन फाउंडेशन के अंदर जो साल के अंदर हर सप्ताह, हर 15 दिन में वो नीट और जेई का पेपर दे के देखता है, उसकी जो एक प्रैक्टिस हो पाती है उसकी, वो स्कूल लेवल में नहीं हो पाती है। यहाँ अपने पास या किसी भी फाउंडेशन के इंस्टीट्यूट में जाएगा तो वीकली या फिर 15 दिन में उसकी टेस्ट सीरीज का पेपर होगा। उसमें वो ओएमआर सीट भरेगा। उस ओएमआर सीट भरेगा तो नेगेटिव भी होंगे। वो नेगेटिव मार्किंग की जो प्रैक्टिस है वो उसकी यहीं पे हो जाएगी। फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो 3 घंटे का टाइम सेट होता है, तो वो टाइम मैनेजमेंट इटसेल्फ एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो एक दिन से नहीं आती है। वो एक लंबी प्रक्रिया से गुजर के वो बच्चा सीख पाता है। तो उस एग्जाम का पैटर्न, उस एग्जाम की पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग, उस एग्जाम की टाइम मैनेजमेंट, वो सारी चीजें बच्चा फाउंडेशन में रहकर सीख पाता है। इस तरह के बहुत सारे बिंदु हैं जो स्कूलिंग की तुलना में फाउंडेशन को आज की डेट में बेटर बना रहा है। इसी के चलते आज सभी देखते होंगे कि सीकर, पहले कोटा, जयपुर, उससे पहले दिल्ली, ये सब जो है ना बहुत सालों से, 40 सालों से, 30 सालों से केंद्र रहे हैं। 10वीं पास जो बच्चा है हमेशा इधर जाता रहा है। हाँ, पॉइंट बदलते रहे हैं, कभी दिल्ली से कोटा पे शिफ्ट हुआ, कोटा से आज जैसे सीकर अब बन गया है, हो सकता है सीकर के बाद कल को कोई दूसरा स्थान बन जाए। लेकिन फाउंडेशन का इंपॉर्टेंस चेंज नहीं हुआ है, वो उसका बढ़ता ही गया है। पहले 10th के बाद फाउंडेशन करता था, आज बच्चा 9th 10th में कर रहा है। और जो बहुत ज्यादा अवेयर हैं गार्जियन, वो 6th क्लास के बाद फाउंडेशन करवाने लग गए हैं। तो ये क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि फाउंडेशन स्कूलिंग की तुलना में क्वालिटी देता है, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस देता है, बहुत कुछ सिखाता है। और आने वाले समय में एजुकेशन का मतलब सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन बचेगा। सिर्फ डिग्रियां करवा देने से ना तो सरकार को कोई प्रॉब्लम है, ना किसी और को कोई प्रॉब्लम है। सरकार आपको टेस्ट तब करती है, आपकी जांच तब करती है जब सरकार आपको कुछ देने की नौबत आएगी। आप डिग्री कर रहे हो, आप पीएचडी कर जाओ, सरकार को क्या दिक्कत है? बढ़िया है, अपना युवा अपना लगा पड़ा है। जब आप जॉब मांगने जाओगे, सरकार आपका टेस्ट लेगी। जब आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाओगे, जैसे आज एम्स में एक डॉक्टर को बनाने में कम से कम 2 करोड़ रुपए का खर्च करती है सरकार। अब वहां की जो सीट है वो फ्री में नहीं दे सकती, वो सबको नहीं दे सकती। वहां जिसको एडमिशन देना है उसका टेस्ट लेगी, इतना टफ टेस्ट लेगी कि वो चाहे एमएससी किया हुआ बच्चा है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। उसको वही बच्चा क्वालिफाई करेगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो फाउंडेशन किया हुआ होगा, जिसका धरातल मजबूत होगा। तो उसको तैयार कौन करेगी? फाउंडेशन करेगी। तो मेरे हिसाब से ये एक लिस्ट जो है प्रॉफिट की, इसके एडवांटेज की, बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने संक्षेप में बताने की
कोशिश की है। और बहुत सारे बिंदु हो सकता है रह गए हों। बाकी मेरा किसी स्कूलिंग सिस्टम पे या किसी भी प्रकार की व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क उठाने का बिल्कुल भाव नहीं है। जो मेरे को उचित लगा वो मैंने बताने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।